राधे स्वामी जी, हम सबके बहुत ही प्रिय आदरणीय इस प्रांत के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह जी और माननीय हमारे आयुष और वन मंत्री हरक सिंह जी और सभी आप विभिन्न विभागों के माध्यम से इस उत्तराखंड प्रदेश को उत्तम प्रदेश और विकसित प्रदेश बनाने के लिए संलग्न आप सभी सम्मानित अधिकारी बंधु, पतंजलि किन किन क्षेत्रों में सहयोग दे सकता है और सहयोग के लिए, सहयोग तो हर कार्य में चाहिए पर इस कार्य में सहयोग होने से हम ज़्यादा कार्य कर सकते हैं, उसके संदर्भ में वैसे भी आज शौर्य दिवस है और आप लोगों को उसकी भी बहुत शुभकामनाएं कि भगवान उन वीरों को याद करते हुए हमारे अंदर शौर्य प्रदान करें, वो वीरत्व और शौर्यत्व हमारे अंदर आ जाए। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक चीज़ चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी एक काम, आज शौर्य दिवस है, एक काम तो यहाँ से शुरू कर दें। ऑर्गेनिक स्टेट का तमगा तो सिक्किम ले गया, हमारे लिए एक तमगा बाकी है, वो है हम कर दें ऑर्गेनिक हर्बल स्टेट। इसमें एग्रीकल्चर भी आ गया प्लस हर्बल भी अपने आप आ गया, ये उत्तराखंड बन सकता है और उसके लिए जो आप दायित्व देंगे हम करने को तैयार हैं। एक तो यह हमारी सोच है और इसके लिए लगभग आयुर्वेद के अंदर थोड़ा थोड़ा हमको पता चले, मैं मोटी मोटी बात पे कहूँगा। वैसे हम वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके अंदर लगभग हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी पूरी जो बायोडाइवर्सिटी है उसके अंदर हम लोगों ने पहली बार चेक लिस्ट बनाई है। जो प्लांट्स मेडिसिनली हम यूज़ कर सकते हैं या किए जा रहे हैं उनकी चेक लिस्ट बना करके हमने पाया कि हिंदुस्तान के करीबन हम लोग 72,000 पौधों के ऊपर काम कर रहे हैं, भारतवर्ष के उसमें लगभग 25,000 पौधे हैं। यदि मैं आयुर्वेद की बात करूं तो लगभग आयुर्वेद के अंदर हम अपनी परंपरा में लगभग 1,000 पौधों का प्रयोग करते हैं। 1,000 में यदि मैं बात करूं कि अभी जितने भी फार्मेसियां कंपनियां हैं कितने पौधों की दवाई बनाती हैं, लगभग 350 पौधे हैं जिनकी दवाइयां बनाई जाती हैं। उनमें से ज़्यादातर वही पौधे हैं जो मसालों में प्रयुक्त होते हैं, दैनंदिन जीवन में हम लोग आहार में भी प्रयोग करते हैं। उसके अतिरिक्त बच गए बाकी सब जड़ी बूटियाँ मिला करके 350 पौधे हैं। यदि मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो लगभग हमारे पास 300 पौधे उनमें से उपलब्ध हैं। 50 पौधे लगभग ऐसे पौधे हैं जो कुछ समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, कुछ दूसरी भूमि में पाए जाते हैं। यदि बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से यदि मैं बात करूं तो उत्तराखंड हम उस रूप में देख सकते हैं कि उत्तराखंड में बड़ी विविधता हैं। यदि हम अलग अलग, जैसे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की ही हम बात करें, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का जो क्लाइमेट और जो उस तरह का आप क्षेत्र को देखते हैं तो वहाँ पर बहुत तरह के पौधों को आप एक साथ लगा सकते हैं। तो यदि पूरे उत्तराखंड की हम बात करें तो यहाँ हिमालयी उच्च शिखर भी हैं, तो मैदानी क्षेत्र भी है, कई जगह पर ऐसी ज़मीनें दलदल वाली एरिया भी हैं, रेतीले जगह पर भी हैं। तो ये हम 300 जड़ी बूटियाँ जो हमको मुख्य रूप से चाहिए, 300 में यदि हम कॉमर्शियली जिनको उगा सकते हैं तो लगभग हम लोग 250 जड़ी बूटियाँ तो आराम से उगा सकते हैं। यह हमारे लिए ये विशेषता है, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। और वो उगाने के बाद में सबसे बड़ी समस्या आती है, मैं समस्या का समाधान तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। सबसे बड़ी समस्या है वह है बीज और प्लांटिंग मटेरियल का उपलब्ध ना होना। हमको तुरंत ये व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि यहाँ पर, क्योंकि बहुत किसान लोग हमसे संपर्क करते हैं, उत्तराखंड के किसान भी, उत्तराखंड से बाहर भी। हम पहाड़ की बात करते हैं, प्लायनबाद की बात करते हैं, तो पहाड़ों में जब भी मैं जाता हूँ लोग यही कहते हैं कि आचार्य जी हमको कोई ऐसा पौधा बता दो, ऐसा कोई बीज बता दो। मैं ये तो बता सकता हूँ कि इस पौधे को लगाने से तुम्हारे जीवन निर्वहन के साधन पैदा हो जाएगा, पर वो व्यवस्था करने में अभी हम सक्षम नहीं हो पा रहे हैं कि तुम्हारे लिए बीज और पौधों की व्यवस्था हम कर पाएंगे। तो तुरंत यदि हम व्यवस्था कर देते हैं बीज और पौधों की तो एक बड़ी समस्या का समाधान वहाँ से प्रारंभ हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, नर्सरीज हमारे पास हैं, हॉर्टिकल्चर की भी बहुत सारे फॉर्म हैं, एग्रीकल्चर की भी हैं, क्योंकि माननीय आयुष मंत्री बैठे हैं, एग्रीकल्चर वन विभाग आपके पास है। तो उगाने के लिए हम लोग, क्योंकि वन पंचायत भी बहुत सारे हैं, वहाँ भी उगा सकते हैं, बंजर भूमियाँ हैं वहाँ उगा सकते हैं। तो अच्छा, प्लस पॉइंट ये है उत्तराखंड में, क्योंकि हमारे पास सब जड़ी बूटियों की लिस्ट है,
हमारे पास कितनी कितनी क्वांटिटी में चाहिए ये लिस्ट हमारे पास है, किस रेट में हम परचेज कर रहे हैं ये भी हमारे पास है। तो हम उसकी मात्रा बढ़ेगी, पर तत्काल शुरू करने के लिए भी लगभग अभी हम जड़ी बूटियाँ जो खरीद रहे हैं, कम से कम जो उत्तराखंड में उगती हैं जड़ी बूटियाँ, तत्काल रूप से हम 1000 करोड़ की जड़ी बूटियाँ अभी तत्काल खरीद सकते हैं। ये पतंजलि के पास इतना अभी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है। तो जो हम बाहर अलग अलग स्टेटों से खरीद रहे हैं, यदि उन जड़ी बूटियों की उपलब्धता उत्तराखंड में हो जाती है तो यहाँ की समृद्धि भी बढ़ेगी, हिमालय की दिव्य औषधियों से देश का स्वास्थ्य भी बनेगा। तो पहली बात तो यह थी। दूसरी चीज़ आती है ट्रेनिंग प्रोग्राम। अभी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हम जो नर्सरी में, चाहे वो गोपेश्वर को जो जड़ी बूटी शोध संस्थान को ले लें, एक आप ऋषिकेश वगैरह में है, या हरिद्वार को भी आप हमारे संस्थान को भी एक ट्रेनिंग सेंटर बना सकते हैं कि किस तरह से हम किसानों को ट्रेनिंग प्रदान करें कि वो जड़ी बूटियां उगाने के लिए हम उनको ट्रेनिंग दे दें। तो बीज होने से, ट्रेनिंग होने से वो कार्य हो सकता है। हम छांट सकते हैं कि पहले स्तर पर कौन सी जड़ी बूटियाँ, फिर बाद में कौन सी जो तुरंत जिन कैश क्रॉप जैसी जो चीज़ें हैं, क्योंकि किसान हम कह दें कि तुम दारू हल्दी लगा लो 10 साल के बाद उसकी जड़ें निकलेंगी, तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाता। आंवला लगा लो 6 साल के बाद, हमको वो भी करना है। जैसे हमने आंवले के पेड़ लगा दिया, उसके नीचे हम बहुत सारी जड़ी बूटियों को लगा सकते हैं। तो ये एक योजना बने, ये बात थी। और दूसरी बात रही कि इसकी जो मानविकीकरण वाली, गुणवत्ता वाली, तो इसके लिए भी हमको, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर में अभी हम लोग इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। एक और हो सकती है, आयुष मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा और जो विभाग के हिसाब से, कि हमको एक हम फार्माकोपिया के लिए योजना बना रहे हैं। दुर्भाग्य से, क्योंकि जो अभी तक जो फार्माकोपिया है, हालांकि वो हमारे भारत सरकार की योजना के अंतर्गत वो आता है, जो स्टैंडर्डाइजेशन ड्रग का जो एक स्तर होना चाहिए, जिस लेवल का होना चाहिए, हम लोग काफ़ी पीछे हैं। तो उस फार्माकोपिया के अंदर वो स्तर हो कि जैसे एक एक कोई भी कंपाउंड या कोई भी प्लांट की हम बात करते हैं, जैसे हम यहाँ पर मंडूकपर्णी, जो आपका जो ब्राह्मी जिसको कहते हैं, उत्तराखंड की ब्राह्मी, हिमाचल की ब्राह्मी, उत्तराखंड की ब्राह्मी सबसे बेहतर मानी जाती है। पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा, अभी बरसात में वो गाय भैंसों को काट के खिला देते हैं, परंतु वही ब्राह्मी जब आप जाते हैं, यहाँ अभी उत्तराखंड से, हिमाचल से नहीं मिलता है, हम जाते हैं फिर मध्य प्रदेश में, वहाँ उससे थोड़े से नीचे स्तर की होती है, वहाँ का ख़त्म हो जाता है तो उठा कर ले आते हैं आसाम से, वो बिल्कुल हीन स्तर का होता है। तो जो गुणवत्ता की दृष्टि से यहाँ की जो औषधीय पौधे हैं, यदि हम उसका डॉक्यूमेंटेशन इस रूप में करें तो यह हम पूरे देश को बता सकते हैं कि उत्तराखंड की ही जड़ी बूटियाँ ज़्यादा गुणकारी है। यह भी हम करें तो लोगों की डिमांड में वो अग्रणी रहेगा। एक हमारी यह सोच है। दूसरी जो सोच है, मेरा एक छोटा सा निवेदन है मंत्री जी आपसे, जैसे आपने वैद्य जी की बात करी, अभी भी उत्तराखंड के अंदर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परंपरागत रूप से जड़ी बूटियों की वो सेवा कर रहे हैं, चिकित्सा कर रहे हैं। हमको उन सब का इकट्ठा करके उन लोगों का जो भी डाटा वगैरह है, वो जो प्रयोग कर रहे हैं, उनमें से कुछ प्रयोग ऐसे अद्भुत प्रयोग हैं कि जैसे कि वो बहुत बड़े रिसर्च के लिए काम आ सकते हैं। उनका साइंटिफिक जो डॉक्यूमेंटेशन करने का काम है, रिसर्च करने का काम है, वो हम कर लें। पहले जब हमारे पास एक परंपरागत नॉलेज अवेलेबल है, उन सारे नॉलेज को हम इकट्ठा करके तुरंत इस कार्य को हम कर सकते हैं। दूसरा कार्य यहाँ उत्तराखंड के अंदर में जो बायोडाइवर्सिटी की बात है, यहाँ पर ठीक है, मैं जानता हूँ 2 संस्थाएं हैं हमारे पास, FRI यहाँ पर है, और इस कार्य को करने के लिए, क्योंकि जो आपका नेशनल बायोडाइवर्सिटी संस्था है या बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसकी भी यहाँ पर ब्रांच है, वो लोग अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। परंतु वहाँ पर जड़ी बूटी के हिसाब से प्रॉपर ढंग से जो एक पूरा जो चेक लिस्ट बनाने का काम है, पेड़ पौधों का जो लिस्टिंग का कार्य है, वो नहीं हुआ है। यदि हम उसको, ये कार्य को भी ले लेते हैं, क्योंकि मेरे पास हमारे संस्थान में पतंजलि योगपीठ में अभी लगभग 150 के लगभग टैक्सोनॉमिस्ट और बहुत बेहतरीन बॉटनिस्ट हैं। हम उत्तराखंड के चप्पे चप्पे को, एक एक पेड़ और एक एक लता को हम वो करा सकते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी पीछे हरियाणा सरकार के साथ एक MOU किया, हम लोगों ने मोरनी हिल्स को हम लोगों ने वर्ल्ड हर्बल फॉरेस्ट के रूप में हमने घोषणा करी कि, तो वो करीबन 80,000 एकड़ के लगभग का क्षेत्र था। 1.5 महीने के अंदर में हमारे साइंटिस्टों ने एक एक चप्पे चप्पे का कहाँ तालाब और बावड़ी और कहाँ पर कौन सा पेड़ खड़ा है, हम उतना करके हमने उनको दे दिया। तो हम करने में सक्षम हैं, और भी टीम बना लिया जाएगा। यहाँ कुछ बॉटनिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ से हम हेल्प ले लेंगे, कुछ रिटायर्ड लोग हैं, वो इकट्ठा करने का काम हम कर सकते हैं सेवा की दृष्टि से। ये जितनी भी बातें मैंने कही हैं,
कॉमर्शियल एस्पेक्ट ज़्यादा नहीं है, उत्तराखंड की समृद्धि और इसको बेहतरीन विश्व मानस पटल पर लाने के लिए ज़्यादा सोच है। ये इतने कार्य को करने के बाद में एक चीज़ आती है मार्केट के रूप में भी, जैसे मैंने कहा अनुसंधान वाली बात। अनुसंधान के लिए अभी पहली बार, क्योंकि आज तक मैंने हमारे वहाँ 3-4 लैब हैं रिसर्च के, मैं देख रहा था कि हमारे पास कितनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। आज देश के जो बेहतरीन अनुसंधान संस्थानों के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है वह पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के पास अवेलेबल है। और अभी हम लोग एनिमल ट्रायल से लेकर के बहुत बेहतरीन जो दुनिया का जो बायोसेफ्टी लेवल के जो लैब होते हैं उसमें बायोसेफ्टी लेवल 3 लेवल का हमारे पास लैब है। हम लोग उस लेवल पर रिसर्च कर सकते हैं। तो तत्काल एक काम इसको सरकार के साथ में एक एग्रीमेंट हो जाए कि जो भी एक उसका तय कर लेंगे, जो हमको रिएजेंट लगते हैं, जो मशीनें यूज होती हैं, जो भी प्रयोगशाला में आप जो प्रयोग कराना चाहते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय आयुर्वेदिक का विश्वविद्यालय है, हमारे कॉलेजेस हैं, अभी पीजी के बच्चे आते हैं, दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, कोई केमिस्ट्री में, कोई माइक्रोबायोलॉजी में इधर उधर पढ़ रहे होते हैं, छोटे छोटे प्रयोग करने होते हैं, उनको कहीं पर भी फैसिलिटी नहीं है। वो सारे बच्चे हमसे संपर्क करते हैं, कई प्रोफेसर्स भेजते हैं, कुछ कॉलेज के प्रिंसिपल्स भेजते रहते हैं। यदि एक निश्चित हो जाए, क्योंकि कुछ कुछ प्रयोग तो सस्ते होते हैं, हम वैसे ही करा देते हैं, कुछ थोड़े महंगे होते हैं, हम कहते हैं कुछ थोड़ा दे दो, कुछ बच्चे सक्षम भी नहीं होते हैं। तो एक नीति बन जाए कि ठीक है, उसमें एक बड़े लेवल पर हम उन बच्चों के लिए भी और उन साइंटिस्टों के लिए भी रिसर्च कार्य को आगे बढ़ाने के लिए भी पतंजलि का इंफ्रास्ट्रक्चर का आप 100%, क्योंकि साइंटिस्ट के रूप में भी हमारे पास लगभग अभी 300 लोग सेवाएँ दे रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास 3 जगह पर है। ऐसा भी नहीं कि एकदम लोग चले गए तो क्राउड हो जाएगा। हम लोग 3 जगह पर काम कर रहे हैं। दिव्य फार्मेसी में हमारे पास बहुत बेहतरीन लैब है, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क के पास बहुत बड़ा सेंट्रल लैब है, और इसी तरह से पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास बहुत बड़ा लैब है। तो 3 रिसर्च लैब हमारे पास अलग अलग जगह पर हैं, तो उसके ऊपर हम लोग तत्काल काम कर सकते हैं। तो ये जड़ी बूटी के संदर्भ में ये थोड़ी सी बातें थी। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की भी बड़ी रुचि है कि कैसे पहाड़ों के लोगों को रोज़गार दे दें। तो उसके लिए कि पहाड़ों में छोटे छोटे योग ग्राम, जैसे केरला के अंदर में आपके पंचकर्मा सेंटर हैं, हम लोग पंचकर्मा सेंटर की जगह हम उनका नाम ही योग ग्राम कर दें कि योग ग्राम या आयुष ग्राम ऐसा नाम रख दें। उन गाँव को हम निश्चित कर लें तो उसकी योजना बनाई जा सकती है कि गाँव को ही हम कन्वर्ट कर दें चिकित्सा, जैसे किसी के पास 1 कमरा है, 2 कमरा है, 2-4 कुटिया बना दी जाए, उनको थोड़ा हेल्प कर दिया जाए। तो कुछ गाँव को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको एक सेंट्रलाइज एक वेबसाइट बना करके, सरकार की एक वेबसाइट हो, उस साइट के अंदर सारे साइट्स अवेलेबल हों, उनकी बुकिंग ऑनलाइन हो, जिसकी बुकिंग हो गई है उसको सूचना दे दी जाए। इस तरह से थोड़ा सा सरकार का मदद हो जाने से हाँ 2 कार्य हम कर सकते हैं। इस काम के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है ट्रेनिंग की व्यवस्था। और अभी उत्तराखंड के अंदर में कोई भी जो नेचुरोपैथी के लिए DNYS की जो डिग्री होती है उसके लिए कोई संस्था अभी नहीं है। तो नहीं है तो हमारे जैसे योग ग्राम बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ है, वहाँ पर अभी हम नेचुरोपैथी कॉलेज शुरू करने वाले हैं। वहाँ पर हम डिप्लोमा कोर्स भी शुरू कर दें कि उनको योग और नेचुरोपैथी की डिप्लोमा देनी शुरू कर दें। हम प्राथमिकता रखें, जिन गाँवों को हम आयुष ग्राम के रूप में लेना चाहते हैं वहीं के बहनों को, वहीं के भाइयों को हम ट्रेनिंग दे दें, 1 साल के डिप्लोमा कोर्सेज दे दें। पढ़े लिखे हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन किया, +2 किया, उन लोगों को हम PG डिप्लोमा वगैरह वहाँ से दे सकते हैं। दे करके उनको तैयार करके उनको गाँव भेजा जाए और वहाँ से जैसे संसाधन के रूप में सरकार से थोड़ा सा सहयोग होने से हम बहुत सारे ऐसे आयुष ग्राम उन क्षेत्रों में बना सकते हैं। तो ये जड़ी बूटी ट्रेनिंग से जड़ी बूटी खेती का हो गया, योग और नेचुरोपैथी ट्रेनिंग से सेंटर का प्रोग्राम हो गया, ये हम कर सकते हैं। और पतंजलि जो योग ग्राम को आप कॉलेज के रूप में भी सरकार के साथ जो भी एक MOU हो सकता है, PPP मोड पर हो सकता है, जो भी एक व्यवस्था है उसके तहत आप उसका प्रयोग कर सकते हैं और ये तुरंत शुरू हो सकता है। हम अभी शुरू कर सकते हैं इसको। तीसरा, रिसर्च का और डॉक्यूमेंटेशन का कार्य पतंजलि योगपीठ के माध्यम से बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। तो जो इतना जो रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन का काम है, पब्लिकेशन का काम है, जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं, पांडुलिपियाँ हैं, उसके काम के लिए तो उसमें भी हम ये चाहते हैं क्योंकि काम हम बहुत कर रहे हैं, उसके लिए भी करीबन हमारे पास लगभग 100 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि हमारा कोई कोलैबोरेशन हो जाता है, हमको ये खुशी रहेगी कि नहीं सरकार है, सरकार के साथ मिल करके कर रहे हैं, हमको यही चाहिए, उसके लिए भी हम तुरंत उपाय कर सकते हैं।
तो ये मुख्य रूप से ये इतनी ही बातें थी। और थोड़ी सी चीज़ें और थी, जैसे तीर्थाटन पर्यटन के लिए जो आपके जितने भी जो गढ़वाल टूरिज्म मंडल के जितने भी बिल्डिंग वगैरह पड़ी हुई हैं, और उस लेवल को उसको बेहतरीन ढंग से लाने के लिए आसपास के लोगों को ट्रेनिंग दे करके, जैसे हम आयुष ग्राम की या एक तरह से योग के लिए हम तैयार कर रहे हैं, तो उनको भी उसी तरह से यूज़ किया जाए। अभी जो घाटे में हैं उनको प्रॉफिट में भी लाया जाए और लोगों को रोज़गार के आसपास के लोगों को जोड़ा जाए, उसको भी सेंट्रलाइज कर करके, क्योंकि आजकल दुनिया में, क्योंकि हम लोग बहुत एडवांस दुनिया में जी रहे हैं, तो इस तरह के हम लोग ऐप बना लें, इस तरह के हम लोग साइट्स तैयार कर लें, तो बुकिंग होना, क्योंकि हम 2-4 लाख लोगों को हर रोज़ उत्तराखंड के अपने सेंटरों में घुसाना कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है, क्योंकि हमारा तो योग ग्राम 6-6 महीने के एडवांस बुकिंग में चलता है। तो जबकि अभी ज़्यादा प्रचार भी नहीं, महाराज जी ने 2-4 शिविर लगा दिए आपके पास, आप लोगों का सौभाग्य है भाई, बाबा जी बैठे, इनका जितना लाभ ले सको ये तो आपकी मर्जी है, आप लाभ ना ले तो फिर उसमें तो मैं समझता हूँ कि लाभ लेंगे, मेरे को विश्वास है। तो अगली सी बात थी कि अभी यहाँ पर उत्तराखंड में जो मोटे अनाज हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, एक दिन ऐसे फ़ोन किया, आचार्य, ये जब कृषि मंत्री थे मैं तब की बात कर रहा हूँ, आचार्य जी एक बड़ी समस्या हो रही है, मेरे को गाँव के लोगों ने घेर रखा, इनको घेर रखा था, बोले ये इन्होंने इतना उगा लिया, ये चौलाई, ये कुछ खरीद सकते हैं क्या आप? अच्छा, मैं बैठा, ये भी बड़ा कभी आनंद में रहते तो बड़े बड़ी योजना एकदम बना लेते हैं, हम भी मस्ती में रहते हैं। हमने कहा कितना है जी, सारा ले लेंगे। अच्छा, मैंने बोल तो दिया, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात और ये सत्य बात है, ये आपकी सुनने लायक बात है। इन्होंने कह दिया, मैंने हाँ भर दी। उस समय पर करीबन 18 रुपये किलो चौलाई का रेट था। हमने कहा कि हम 18 नहीं देंगे, हम थोड़ा ज़्यादा देंगे। तो फिर मैंने 28 रुपये में कैसे तय किया कि हमने कहा कि हम वहाँ किसानों से खरीदेंगे 26 रुपये में, बारदाने का खर्च आएगा 1 रुपया, और जो लोकल लोगों को, लड़कों को लगा कर 1 रुपया उनको देंगे। वो सब जगह से इकट्ठा करके अलग अलग पॉइंट पर उन चौलाई को इकट्ठा करके रख देंगे, ट्रक हमारा जाएगा, वो उठा करके ले आएगा। 40 हमने कह दिया ना, बाद में फिर 40 हो गया था, उसको बढ़ा दिया था। चलो मान लो तो 40 रुपये में हमने तय किया। तय करने के बाद में वो सारा इकट्ठा हो करके, वो क्योंकि आपने अंदाज़ा मेरे को बताया था कि कितना 100-200 टन की बात थी, तो हमने जब सब इकट्ठा करके लाना शुरू किया, पतंजलि में चट्टा लगा, तो जितना चट्टा लग रहा है चौलाई उतना आना शुरू हो गया। मैंने कहा ये तो अक्षय पात्र बन गया। फिर जब मैंने पता करवाया, आप विश्वास नहीं करेंगे, पहाड़ की चौलाई तो ख़त्म हो गई थी, हिमाचल से और इधर से चौलाई लोगों ने पहाड़ पे चढ़ाना शुरू कर दिया था, क्योंकि हमने तो ये ठेका लिया था कि पहाड़ का सब खरीदेंगे। तो मेरे को क्योंकि तब पता चला, एक लक्सर से आदमी आता है, कहता है गुरुजी 50-100 बोरी तो चौलाई मेरे पास भी रखी है। मैं कहा भाई लक्सर में चौलाई कब पैदा होनी शुरू हुई? बोले जी हमने हिमाचल से मंगा लिया था। मैं कहा क्यों? बोले जी आपने कहा था कि पहाड़ों की सारी खरीदना है, तो हम पहाड़ पे भेज रहे थे, तो पहाड़ पे नहीं जा पाया। यानी कि हमने पहाड़ की चौलाई को नीचे उतारने की जगह नीचे के चौलाई को भी पहाड़ पे चढ़ा दिया। तो ये काम हो सकता है, क्योंकि यदि थोड़ी सी योजना बना के की जाए तो थोड़ा सा प्रयास से ये कार्य हो सकता है। एक उदाहरण दिया, तो जो मोटा अनाज है, क्योंकि मार्केट तैयार ना होने से, जैसे हमारा कुट्टू है या जैसे हमारे यहाँ झंगोरा है, इन सब का क्या कि मार्केट बड़ा नहीं है। यदि हम उसको थोड़ा ब्रांडिंग शुरू कर दें तो बहुत बड़ा मार्केट हो जाएगा, और वो डिमांड पर फिर वो लोग बेचारे उगाना शुरू कर देंगे। हाँ, एक कार्य और हम लोगों ने अभी शुरू किया है, अभी हमारा MOU हुआ है अमूल डेयरी के साथ में। अमूल डेयरी के साथ में हम लोगों ने क्या एग्रीमेंट किया कि वहाँ पर फोडर की समस्या पूरे देश में है। करीबन 60% फोडर की समस्या है देश में, जो चारा है वो उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो पहाड़ की भी ये सबसे बड़ी समस्या ये है, क्योंकि जैसे जाड़े की सीजनों में, ऑफ सीजन में, और बहुत सारी हमारी माताएं बहनें प्रतिवर्ष बेचारी घास काटने के लिए जाती हैं और पहाड़ों से लुढ़क करके उनका जीवन ख़त्म हो जाता है। वैसे बाग वगैरह वाली वो समस्या अलग रहती है। तो उसका समाधान हरे चारे के द्वारा हो सकता है। हम लोगों ने बाहर की टेक्नोलॉजी ले करके फोडर को हम लोग पैक कर करके, उसको करीबन हमारे को कॉस्ट पड़ता है 6 रुपये किलो लगभग। वो 3 साल तक ख़राब नहीं होता है, वो बहुत बेहतरीन है। अभी कर्नाटका फेडरेशन के साथ भी, और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की भी योजना है, वो करीबन 2-3 रुपये किलो। उन लोगों के पास फोडर डेवलपमेंट बोर्ड है, वो बोर्ड कोई डेवलप नहीं कर पाया अभी, वो हम लोगों के साथ जुड़ने को इस रूप में तैयार है। हमने कहा हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको जो कॉस्ट है हमको वो चाहिए, और आप किसानों को दीजिए। तो सब्सिडी पर किसानों को दे रहा है। तो उत्तराखंड में हम ये चारे की समस्या का बड़ा समाधान के रूप में पतंजलि कार्य कर सकता है। हमारे पास उसके लिए साइंटिस्ट हैं, टीम है, और बड़े रूप में, जैसे अभी हमारा करीबन 1 लाख
लाख टन का अभी MOU दोबारा होने वाला है गुजरात उसके साथ, डेयरी के साथ, अमूल डेयरी के साथ में। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ये कुछ मुख्य मुख्य बिंदु थे, मैंने कहा आपके संज्ञान के लिए लेकर के आए। तो ये मैं समझता हूँ कि इसी तरह से एजुकेशन के लिए पतंजलि यूनिवर्सिटी और बड़े हायर एजुकेशन के लिए और हायर लेवल पर रिसर्चेज के लिए भी, जैसे मैंने कहा, हम लोग उस कार्य को भी कर सकते हैं।